नमस्कार साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित प्रैक्टिस सेट को बनाएंगे। तो हमने आपको बताया था ना कि देखिए कोई भी क्वेश्चन रहेगा ना तो कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपसे। आप अगर बढ़िया से समझे हैं, अगर वीडियो को 3-4 बार देखे हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में डालिए कि हमको ये बात समझ में नहीं आ रहा है, हमको फिर से समझाने की कोशिश कीजिएगा, तो मैं आपको समझाने की हद तक कोशिश करूंगा। इसके बाद भी नहीं समझिएगा तब हम जो है और दूसरा उपाय लाएंगे। फिर बोलिएगा कि अगर हमको समझाने के बाद भी आपको समझ में नहीं आता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ठीक है। तो चलिए बात कम करते हैं, अब हम लोग प्रैक्टिस सेट को बना। पहला क्वेश्चन कहता है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है। तो किस पदार्थ का? नरम लोहे का। बैटरी का अम्ल होता है तो सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही, ठीक है। खिलौने में किस सेल का उपयोग किया जाता है? तो सूखा सेल का। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने की थी? चाचा हमने बताया था, ऑस्ट्रेड। किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं दिशाएं क्या होती है? तो देखो ये चुंबक है, ठीक है, ये छड़ चुंबक है। तो हमने आपको बताया था ये छड़ चुंबक है। तो चुंबक के बाहर में जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किधर से जाती है? नॉर्थ से साउथ की तरफ। लेकिन जब अंदर की बात करें तो ससुरे अंदर से साउथ से लेकर किधर जाती है? नॉर्थ की तरफ जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी लंबे विद्युत धारावाही तारे के निकट चुंबकीय क्षेत्र की सही वर्णन करता है? तो देखो चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है? बिल्कुल नहीं। ये मान लो तार है तो ये क्या इस तरह होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं? बिल्कुल नहीं मित्रों। जब भी होती है तो किस तरह की होती है? आर्य जैसा होती है, जिनका उद्भव कहां होता है? तार से ही होता है। आर्य जैसा मतलब इस ढंग से, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती है। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं आर्य होती है, जिनका उद्भव तार से होता है। यही सही हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाएं की केंद्र तार होता है, ठीक है। बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो चाचा हम बता चुके हैं, ये हो जाएगा चुंबकीय प्रभाव। टिड़ंग टिड़ंग टिड़ंग। अगला क्वेश्चन है कि जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, जब पश्चिम की ओर, ये हुआ पश्चिम, और पश्चिम की ओर जब कोई धनावेशित कण प्रक्षेपित किया जाता है यानी फेंका जाता है तो किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होता है, उत्तर की तरफ विक्षेपित होता है। तो पूछता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी? ऊपरी की तरफ होगी, यानी कि ऊपरी मुखी। किधर होगी मित्रों? ऊपरी मुखी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? एक बार ऑप्शन नंबर डी को देख लीजिए, देखिए यहाँ सही है कि नहीं। तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में परिभ्रमण के पश्चात होता है, क्या होता है भैया? तो देखिए जनरेटर वाला सिद्धांत है। ये चुंबक है और इसके बीच में अगर हम आर्मेचर को लगा देते हैं, तो अगर बीच में आर्मेचर लगा देते हैं तो एक हर आधे घूर्णन के बाद वो जो क्या होता है कि धारा में परिवर्तन होता है। हमने आपको बताया था मित्रों। तो यहाँ आधे होगा, चौथाई नहीं होगा। बहुत से बुक में चौथाई दिया है, बिल्कुल चौथाई नहीं होगा। क्या होगा मित्रों? आधा होगा। तो हम ये लिखाए भी हैं जनरेटर के सिद्धांत या कार्यविधि में हम लिखाए हैं कि आधा होता है, ठीक है। किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता है? तो चाल, ठीक है। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तो किसका बनाए जाते हैं मित्रों? इस्पात के। निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र का गुण नहीं है? ये सतत बंद वक्र होते हैं, सही है। ध्रुवों के निकट या दूर रेखाओं का घनत्व एक समान होता है? बिल्कुल नहीं चचा। हमने बताया था कि ये चुंबक है तो ध्रुवों के पास जो है चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? ज्यादा घना होता है, जबकि जो है ध्रुवों से दूर जो है कम घना होता है। समझ पा रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। डायनमो परिवर्तित करता है तो हम कहने की बात ही नहीं, ये क्वेश्चन हम बताने वाला नहीं है। डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनरेटर, जनित्र। क्वेश्चन है कि वास्तव में विद्युत जनित्र क्या करता है? तो देखो जनरेटर, हमने बताया था कि जनरेटर मतलब होता है कि परिवर्तन करना, किसी भी चीज का क्या करना? परिवर्तन। तो क्या परिवर्तन करता है? तो विद्युत ऊर्जा को
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित, यानी कि एनर्जी टू एनर्जी, ऊर्जा से ऊर्जा में परिवर्तन करना है। तो इसलिए तो इसका नाम जनरेटर हो गया। अब गाना निकल गया, चालू कर जनरेटर। ठीक है। चुंबकीय बर रेखाओं की प्रकृति होती तो कैसी होती है? काल्पनिक, न कि वास्तविक। हमने बताया था ना कि ये चुंबक है और इसे जो रेखाएं खींचेंगे तो ये काल्पनिक रेखा होती है, ये कोई वास्तविक रेखा नहीं होती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना होती है तो किसी वस्तु के आवेशित करने की प्रक्रिया है? बिल्कुल नहीं। किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न करने की प्रक्रिया है? बिल्कुल नहीं। कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। मतलब हमने बताया था ना कि ये बंद कुंडली है, बंद कुंडली, और जब चुंबक को हम आपस में गति कराया जाता है तो क्या उत्पन्न होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण को किसने दिया था? फैराडे ने। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है? बिल्कुल हम बताने वाला नहीं है। विद्युत ऊर्जा टू यांत्रिक ऊर्जा, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दे उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत मोटर। अच्छा, किस युक्ति में विभक्त वाले दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? तो किसमें? विद्युत मोटर में। आप बोलिएगा कि जनाब आप तो बताए हैं कि जनित्र में भी करता है, जनित्र में भी डीसी में, डीसी जनरेटर यानी कि डायनेमो में करता है विभक्त वलय का उपयोग, लेकिन इसमें तो आप यहां बता रहे हैं विद्युत मोटर में। हाँ, विद्युत विशेषता जो है, मुख्यतः जो है विभक्त वलय का उपयोग विद्युत मोटर में किया जाता है। और विभक्त वलय का उपयोग हम लोग डायनेमो में भी करते हैं, लेकिन बना है स्पेशल किसके लिए बना है? तो विद्युत मोटर के लिए बना है। आई मेरी बात समझ में? अगला क्वेश्चन है चाचा, अगला क्वेश्चन है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? एकदम नहीं बताने वाले हैं, एकदम बिल्कुल हमने बताएंगे। डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? बिल्कुल नहीं बताने वाले हैं। दिक् परिवर्तक युक्त जनित उत्पन्न करता है। अब जरा ध्यान से समझो, दिक् परिवर्तक मतलब क्या होता है? विभक्त वलय। विभक्त वलय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्प्लिट रिंग। ठीक है। दिक् परिवर्तक युक्त जनित उत्पन्न करता, तो क्या उत्पन्न करता है? तो देखो हमने बताया था ना कि जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, एसी और एक ठो डीसी। तो जो एसी जनरेटर होता है इसमें सर्पी वलय का उपयोग किया जाता है, जबकि डीसी जनरेटर में किस चीज का उपयोग किया जाता है? विभक्त वलय का। विभक्त वलय को हम लोग क्या बोलते हैं? दिक् परिवर्तक युक्त। तो यहां से जवाब क्या हो जाएगा मित्रों? दिष्ट धारा। तो दिक् परिवर्तक कौन सी धारा को उत्पन्न करता है? दिष्ट धारा। आई मेरी बात समझ में? निम्नलिखित में से किस साधित्रों में, यानी कि किस उपकरण में विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है? विद्युत पंखा में, लैस मशीन में, टेप रिकॉर्डर में, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? विद्युत पंखा। किसी चुंबकीय सुई के चुंबकीय अक्ष की दिशा होती है तो किधर? अगर किसी भी चुंबक को स्वतंत्र लटका दिया जाएगा, हवा में लटका दिया जाएगा, तो उनकी दिशा उत्तर से दक्षिण हो जाएगी। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। तो हमने बताया था ना कि फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम है, अंगूठवा एफ यानी कि बॉल को दर्शाता है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। याद रखना, फ्लेमिंग का चाहे दाएं हाथ का नियम हो चाहे बाएं हाथ का नियम हो, तर्जनी सब में किसको दर्शाता है? चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। जबकि मध्यमिका ससुरा किसको दर्शाता है? विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। और उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को जानते हैं। फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, तो किसकी संकेत करती है मित्रों? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? कौन है? बात है मर्दे, फ्लेमिंग हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या है कि किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायक है? तो हमने देखो एक बताया था, हमने आपको 3 नियम बताया था, याद कीजिए। पहला नियम बताया था मैक्सवेल। ठीक है। मैक्सवेल के भी नियम के अनुसार हम लोग क्या कहते थे कि ये अंगूठा जो है विद्युत धारा की दिशा को बताएगा, जबकि हाथ की अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम के अनुसार भी क्या बताए थे कि जो बीच वाला अंगुली जो यानी तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा, और जबकि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार भी बोले थे कि बीच वाला अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जितने भी नियम है सभी में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसका संकेत करता है? तो अंगूठा बल की दिशा को संकेत करता है। ठीक है। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा की ओर संकेत करता है? तो धारा की दिशा, जबकि अनंगुलिया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है तो कैसा होता है मित्रों? शून्य होता है।
देखिए ये परिनालिका है, ठीक है, हमने बताया था ना परिनालिका, तो इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना वो शून्य होता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, यहाँ ए नंबर लिखना है ऑप्शन, ठीक है। किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उससे संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात किया जा सकता है? तो हमने बताया था कि किसी भी चालक में धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल के दक्षिण हस्त के नियम का उपयोग किया जाता है, जबकि फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम में कोई भी 3 चीज का उपयोग किया जाता है, मतलब 3 चीज निकालने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला है कि ये क्वेश्चन जो है 34 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। किसी एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में क्या अंतर है? तो देखो हमने बताया था ना, एसी जनरेटर में सर्पी वाले होते हैं, जबकि डीसी जनरेटर में क्या होते हैं मित्रों? विभक्त वाले। तो बस यही इसका अंतर है, समझ पा रहे हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। पढ़ के देख लीजिएगा एक बार आप लोग, एकदम स्वतंत्र है भाई। अगला क्वेश्चन है कि टेस्ला इकाई है। अरे टेस्ला एलन मस्क वाला टेस्ला नहीं और ना ही ट्विटर वाला टेस्ला, समझ रहे हैं? ये टेस्ला होता है फिजिक्स में, तो फिजिक्स में मतलब टेस्ला इकाई है किसका? तो चुंबकीय क्षेत्र का। समझ पा रहे हैं? अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करता है? तो हमने बताया था ये पूछे वाला क्वेश्चन है, तो ये उत्तर और दक्षिण की तरफ इंगित करता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने में किया जाता है? तो किसकी दिशा ज्ञात करने के किया जाता है? प्रेरित धारा की दिशा में। और जबकि वाम हस्त का नियम, वाम हस्त के नियम में धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि आप बनाए होंगे। हम इसको जो है टेलीग्राम पर डाल देंगे, कृपया एक बार जो है इसका आप जीरोक्स करा लीजिएगा, इसको जो है आप टेबल पर रख लीजिएगा, समझे ना? इससे जो है बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, समझ पा रहे हैं? तो बस इतना ही ऑब्जेक्टिव था। तो कैसा लगा प्रैक्टिस सेट? उम्मीद करते हैं कि आप बनाए होंगे प्रैक्टिस सेट को और आपसे बना होगा। अगर नहीं बनता है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जाकर वीडियो देखिए, पूरा देखो यार, जितना देखने का मन करे ना 1000 बार देखो। अगर समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन देखो ये सबसे आखिरी वीडियो था। इसके बाद आपका शुरू हो जाता है ऊर्जा के स्रोत। तो वो थोड़ा क्या होता है कि बायोलॉजी से थोड़ा संपर्क करना पड़ता है उसको, ठीक है। बायोलॉजी उसमें केमिस्ट्री का भी उपयोग हो जाता है, समझ पा रहे हैं? तो उम्मीद करते हैं कि प्रैक्टिस सेट आप बनाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।